हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू जय भवानी साइंस स्कूल। सो आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपना जो स्लाइड वाला लेक्चर से वो पूरा आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम फिफ्थ चैप्टर में थे जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी देखी, लीफ की मॉर्फोलॉजी देखी, स्टेम की देखी, उनके मॉडिफिकेशंस देखे, रूट की लेफ्ट मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशंस देखे। और उसके बाद हम आते हैं फ्लावर पे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़ा है। ठीक है, तो फ्लावर जो कि सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है जो मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, वो है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर को हम हमेशा किसी, अगर कोई बीमार है तो भी फ्लावर गिफ्ट करते हैं, अगर कुछ कोई हैप्पी है तो भी फ्लावर गिफ्ट करते हैं। तो फ्लावर ऐसी चीज़ है जो किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने के लिए एक मेंटल सपोर्ट करती है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर चीज़ के बारे में आज हम पढ़ाई शुरू करेंगे। हम डिटेल उसके कलरिंग के ऊपर नहीं देखनी, मगर उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है कि मतलब फ्लावर होता कैसे है, उसमें पेटल्स कैसे होते हैं, सेपल्स कैसे होते हैं, किस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है, ये सब चीज़ें हम आज एज ए स्टूडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले कि व्हाट इज फ्लावर एंड हाउ इट इज मॉडिफाइड। मतलब फ्लावर है क्या, मॉडिफाइड कैसे होता है। मॉडिफाइड मतलब जैसे कोई भी प्लांट है तो उसमें से डाली निकल रही है, एक साइड ब्रांच निकली, एक मीडियम बीच में स्टेम है, साइड में ब्रांचेस निकली है, तो उस ब्रांच में से फ्लावर लगता कैसे है। अचानक से ऐसा तो नहीं होता कि जहाँ पे लीफ आना चाहिए था उधर अचानक से फ्लावर आ गया, ऐसा नहीं होता। वो पूरा मॉडिफिकेशन प्लांट के अंदर होता है। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहले फ्लावर क्या है कि व्हाट इज फ्लावर। तो फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट of an angiospermic plant in which the shoot apical meristem gets transformed into floral meristem for carrying out sexual reproduction through progressive specialization of leaves into floral appendages। तो पढ़ने में तो ये थोड़ा कितना टफ दिख रहा है, मगर इसको हम वर्ड बाय वर्ड देखेंगे तो बहुत ही इजी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट। ठीक है, ये स्पेशल है, अलग है बाकी सबकी। जैसे लीफ का जो एपिकल शूट रहता है उससे बहुत अलग है। ठीक है, प्लांट का एपिकल शूट रहता है उसमें से ये एक शूट है मगर कंडेंस्ड है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब सिकुड़ गया, जहां से पार्ट सिकुड़ गया, ऐसा एक शूट है। ऑफन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, किसका है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, इन विच, जिसमें द शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब जो एपिकल मेरिस्टेम था जहां से ब्रांचेस निकल रही थी, जो लीफ निकल रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे, जो उसकी साइज बढ़ रही थी, उसकी जगह पे द शूट एपिकल मेरिस्टम गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो एपिकल मेरिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और किस मेरिस्टम में बन जाता है, फ्लोरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम में क्या रहेंगे, लीव्स वगैरह रहेंगे, फ्लोरल मेरिस्टम में फ्लावर्स रहेंगे। ठीक है, क्यों होता है, फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है नए प्लांट का, मतलब ओरिजिन के लिए, कुछ नए प्लांट की उत्पत्ति के लिए, उसका रिप्रोडक्शन करने के लिए, थ्रू प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन ऑफ लीव्स इनटू फ्लोरल अपेंडिसेस। कैसे होता है मॉडिफिकेशन, थ्रू प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन ऑफ लीव्स इनटू फ्लोरल अपेंडिसेस। जैसे कुछ लीव है वो पेटल्स में बदल गए, कुछ सेपल्स में बदल गए, इस तरह से लीव्स का ही मॉडिफिकेशन होके, इन्फ्लोरेसेंस होके पूरा फ्लावर बनता है। ठीक है, सो द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर किसी भी एंजियोस्पर्म के प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इट मीन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फ्लावर कहीं भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पार्ट भाग देता है। ठीक है, अ टिपिकल फ्लावर has four different kinds of wall arranged successively on the swollen end of stalk or pedicle called thalamus or receptacle। तो इसमें चार मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ, वो कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो जो कैलिक्स है, ठीक है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, तो ये चारों पार्ट किस पे रहता है, रिसेप्टेकल पे। तो ये जहाँ से, मतलब ये पेडंकल रहता है, जो एपिकल फ्लोरल शूट था ना, एपिकल फ्लोरल शूट, वो लास्ट में कैसा बनता है कि एक पेडंकल होगा, उसमें एक बड़ी वाली होगा, वो रिसेप्टेकल होगा, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर सिचुएटेड होगा, और जिसमें सेपल्स, पेटल्स, एंथर और ये पिस्टल, मतलब स्टेमन और पिस्टल, ये दोनों पूरा, ये जो स्टेमन और पिस्टल है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये पेटल है जो कि कलर्स से दूसरे जो इंसेक्ट्स है उसको आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे पोलिनेशन में हेल्प मिलता है। और ये वाला जो पार्ट है सेपल्स, ये सेपल्स क्या पार्ट है कि जो जब बड होता है, जब फ्लावर नहीं बना होता और बड होता है, तब उसको कवर इसी सेपल से किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये फ्लावर में कौन से, पहले तो कहाँ रहता है वो, थैलेमस पे या तो फिर रिसेप्टेकल पे।
तो ये रिसेप्टेकल है। रिसेप्टेकल को हम थैलेमस भी कहते हैं। इसके ऊपर 4 मेन पार्ट रहते हैं। कौन से? स्टेमन, पिस्टिल, ये सेपल्स, पेटल्स और ये वाले सेपल। ठीक है, तो ये यूजुअली उनकी ग्रोथ मॉर्फोलॉजी हो गई। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि कैलिक्स एंड कोरोला आर द एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला क्या है? एक्सेसरी ऑर्गन। कैलिक्स मतलब और कुछ नहीं सेपल होता, कोरोला मतलब पेटल्स होता है। पेटल मतलब फूल की पंख और सेपल्स मतलब कैलिक्स, यानी कि सेपल्स मतलब जो नीचे ग्रीन कलर, किसी भी फ्लावर को हम हाथ में देखते हैं तब ये ग्रीन कलर की जो पत्तियां रहती है उसको हम कहते हैं कैलिक्स या तो फिर सेपल्स। कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स व्हाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये जो कोरोला है, जो फ्लावर के जो पत्ते हैं, जो मतलब जो पंखड़ियां है जिसको जो फूल की हम कहते हैं वो, और यहाँ ग्रीन वाले जो कैलिक्स है, ये दोनों एक्सेसरी ऑर्गन है। एक्सेसरी मतलब खाली साइड में हेल्प करने वाले। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, कौन से हैं जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं? वो है गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एंड्रोसियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली the calyx and corolla are not distinct and are termed as the perianth. कुछ ऐसे फ्लावर है कि जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही जैसे दिखते हैं। ठीक है, दो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको पेरियंथ कहेंगे। अगर बहुत सारे फ्लावर्स में ऐसा देखने को मिलता है वो अलग अलग भी है, मगर उसको अगर ज्वाइंट नेम कोई देना है तो वो हम नाम देंगे पेरियंथ। ठीक है, तो क्या होता है कि पेटल्स और कैलिक्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पेरियंथ बनाते हैं। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? तो हम ये एनसीईआरटी ने यूजुअली फ्लावर का क्लासिफिकेशन ही दिया है, क्योंकि क्लासिफाई मॉर्फोलॉजिफिकेशन किस आधार पे हुआ है? मॉर्फोलॉजिकल आधार से। तो मॉर्फोलॉजी को पढ़ते पढ़ते ही इसको क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते पढ़ते ही हम पूरी मॉर्फोलॉजी इसकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या रहता है कि जिसमें खाली सिंगल हो, या तो फिर स्टेमन हो या तो फिर कार्पेल हो, मतलब या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा या तो फिर कार्प मेल। और बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बाइसेक्सुअल के बारे में। तो व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज बाइसेक्सुअल। एग्जांपल क्या है इसका? हाइबिस्कस। तो ये हाइबिस्कस का फ्लावर मैंने दे रखा है। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें जो येलो दिख रहा है ना, वो सारे क्या है? एंड्रोसियम है। और ये जो दिख रहा है वो गाइनेसियम है। ठीक है, तो ये दोनों इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और ये वाला देख लीजिए बिटरगढ़ का। बिटरगढ़ मतलब करेला का मैंने फ्लावर दिया है, इसमें मात्र एक ही रहेगा, या तो फिर एंड्रोसियम यहाँ पे रहेगा या तो फिर गाइनोसियम रहेगा। दो में से एक ही रहेगा, तो इसीलिए इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पेल इज कॉल्ड एज द यूनिसेक्सुअल। तो हाइबिस्कस है वो बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है, और बिटरगढ़ है वो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है। अब इसकी सिमेट्री पढ़ लेते हैं। जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था यूजुअली, उसमें भी हमने पोरीफेरा वगैरह, उससे पहले हमने सारी सिमेट्रीज पढ़ी थी। तो सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री मतलब किसी भी पार्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको बीच में से अगर कट करो, उसके सेंटर पार्ट से होती हुई एक लाइन बना के कट करो, तो वो कितने पार्ट में डिवाइड होगी उसके हिसाब से उसकी सिमेट्री तय की जाती है। ठीक है, तो फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। यूजुअली दो टाइप की सिमेट्री देखने को मिलता है। अभी एक और असिमेट्रिकल आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स in any radial plane passing through the center it is called as the actinomorphic या तो फिर रेडियल सिमेट्री। मतलब आप इस सेंटर पॉइंट को नोट कर लीजिए, और कहीं से भी ऐसे किधर भी काटिए उसको इक्वल हाफ में आप काट सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक या तो फिर रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड है, दतूरा है और चिली है। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है वो मस्टर्ड का है। ठीक है, तो मस्टर्ड का फ्लावर आप देख रहे हो, इसको आप अगर यहाँ से काटोगे तो भी इक्वल हाफ में होगा, यहाँ से काटोगे तो भी इक्वल हाफ में होगा, यहाँ से काटोगे या फिर यहाँ से काटोगे तो भी इक्वल हाफ में ही कटेगा वो, इसलिए इसको रेडियल सिमेट्री कहा गया है। तो आपको बस इसकी इमेज याद रखनी है। इमेज हम याद रखेंगे, उससे हम पक्का पता चल जाएगी कि सिमेट्री क्या है। ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करने के लिए आसपास जितने भी फ्लावर होते हैं घर के आसपास, तो उस फ्लावर को देखते रहना चाहिए कि इसकी सिमेट्री कौन सी है, ये बाइसेक्सुअल है या कि यूनिसेक्सुअल है, इसमें एंड्रोसियम है कि गाइनोसियम है या फिर दोनों है। तो ये सब चीज़ें हमें देखती रहनी चाहिए। तो इसी तरह से ऑब्जर्वेशन जितनी पावर हमारी बढ़ेगी, हमारी मेमोरी भी उतनी ही डेवलप होगी, इंटेलेक्चुअल भी इतनी ही डेवलप होगी, और बायोलॉजी इतना ही ईजी बनता जाएगा। वेन अब जाइगोमॉर्फिक को देखते हैं या तो फिर
बायलेटरल सिमेट्री को देखते हैं कि व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाउस ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन वर्टिकल प्लेन इट इज जाइगोमॉर्फिक। एग्जांपल पी और गुलमोहर। तो यहाँ पे मैंने गुलमोहर का एक फोटो दिया है। तो हम इसको इक्वल हाफ में अगर डिवाइड करना है ना तो इसी से कर सकते हैं। जैसे ये सेंटर लाइन होगा, अगर यहाँ पे सेंटर स्पॉट है तो यहाँ से वर्टिकल में ही हम इसको इक्वल हाफ में कर सकते हैं। अगर ऐसे काटा तो इक्वल में नहीं होगा, ऐसे काटा तो भी इक्वल में नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे जाइगोमॉर्फिक। जैसे यहाँ एक फ्लावर दिया है, यहाँ इसको आप सिंगल वर्टिकल प्लेन में से ही काट सकते हैं, तो इसके दो पार्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे काटोगे तो भी इक्वल नहीं होगा, ऐसे काटोगे तो भी इक्वल नहीं होगा। तो ये हो गया जाइगोमॉर्फिक या तो फिर बायलेटरल सिमेट्री। अब असिमेट्रिक भी है कुछ फ्लावर्स। क्या फ्लावर इज असिमेट्रिक मतलब इरेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाउस बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना। तो ये कैना जो प्लांट है उसका मैंने इमेज दे रखी है। अब इसको कहीं से भी काटोगे तो ये इरेगुलर फ्लावर है। देखिए ये एक पेटल यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, ये इससे बड़ा है, लंबा जा रहा है, ये अंदर वाला एकदम छोटा है। तो इसको हम कहीं से भी इक्वली काट नहीं सकते, कोई भी वर्टिकल प्लेन से इसके दो पार्ट नहीं कर सकते, तो इसको कहेंगे असिमेट्रिक। तो असिमेट्रिक तो बहुत ही रेयर फ्लावर देखने को मिलते हैं, मगर फिर भी हमें अच्छी तरह से इसका एग्जांपल याद रखना है कैना। ये येलो वाली इमेज आपको अच्छे से याद रखनी है, येलो फ्लावर जो कि उसके इरेग्युलर पेटल्स उसके ऊपर पूरा देखने को मिल रहा है, वो है कैना। तो ये एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद रखना है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावर्स बेस्ड ऑन द मिरोसिटी। तो मिरोसिटी क्या होता है कि किसी भी फ्लावर के अंदर जो पेटल्स और सेपल्स रहते हैं उसका अरेंजमेंट कैसा है, 3 के गुणक में है, 4 के गुणक में है या 5 के गुणक में, उसके हिसाब से उसको नाम दिया गया है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लावर appendages are in multiple of 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। अगर 3 फ्लोरल अपेंडेजेस है तो उसको ट्राइमेरस कहेंगे, 4 है फ्लोरल अपेंडेजेस है तो टेट्रामेरस कहेंगे, और पेंटामेरस मतलब 5 फ्लोरल अपेंडेजेस। तो ट्राइमेरस फ्लावर में क्या है कि 3 floral appendages having petals, sepals, etc. in number of 3 or its multiplication. Example wheat, bamboo, onion, orchid, etc. तो wheat, bamboo, onion, orchid में ये सब में कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है, ट्राइमेरस। तो इसीलिए इसमें देखिए यहाँ 3 सेपल्स है और 3 पेटल्स है, तो इसमें 3 है तो इसको कहेंगे हम ट्राइमेरस। ठीक है। टेट्रामेरस में क्या था, 4 फ्लोरल अपेंडेजेस। एग्जाम्पल ब्रासिका और जुनिसिया। तो मस्टर्ड में और जुनिसिया में ऐसे चार सेपल है, नीचे चार पेटल है, नीचे 4 सेपल्स होंगे, इस तरह से होगी। जरूरी नहीं है कि ऊपर 4 सेपल्स है तो नीचे 4 पेटल्स होंगे, कोई भी एक भी हो तो भी हम उसको टेट्रामेरस बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पेंटामेरस। तो इसी तरह से इसमें 5 फ्लोरल अपेंडेजेस है, ठीक है, जिसमें का एग्जाम्पल है सनफ्लावर, रोज और नीम। तो सनफ्लावर, रोज और नीम तीनों हमारे आसपास देखने को मिलते हैं और हम सबको अच्छी तरह से ये पता है, ठीक है। तो इसके फ्लोरल अपेंडेजेस इसके कितने हैं उसी के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन एक किया गया है कि ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है या तो फिर पेंटामेरस। A flower with bracts means reduced leaf found at the base of the pedicle are called as bracted and those without bracts are ebracted। ठीक है। तो ब्रैक्टेड फ्लावर क्या होता है कि फ्लावर हैविंग अ ब्रैक्ट, जिसमें ब्रैक्ट होगी उसको ब्रैक्टेड कहेंगे। ब्रैक्ट्स मतलब जो सेपल वाला पार्ट होता है ना ग्रीनिश कलर का, उसको हम कहेंगे ब्रैक्ट। तो जो जिसमें भी वो देखने को मिलेगी ना उसको हम कहेंगे, जैसे गुलाब में वो देखने को मिलता है तो वो है ब्रैक्टेड फ्लावर। और इब्रैक्टेड क्या होता है कि जिसमें ये नीचे वाला देखिए ये फ्लावर फ्लोरल अपेंडेजेस है, इसमें पेटल्स दिख रहे हैं मगर सेपल्स नहीं दिख रहा है, कोई ब्रैक्ट्स नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इब्रैक्टेड फ्लावर, ठीक है। तो ये एक और क्लासिफिकेशन हो गया। अभी तक हम इसका पढ़ चुके हैं कि पहले तो फ्लावर का यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं, फिर उसके सिमेट्री के हिसाब से 3 हमने पढ़ा, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिक, या तो फिर इसको रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और असिमेट्री, ठीक है। उसके बाद मिरोसिटी के हिसाब से हम पढ़ चुके हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। तो 3 क्लासिफिकेशन ये पढ़ चुके हैं। फिर अब आया ब्रैक्टेड और इब्रैक्टेड। ये तो बहुत ही ईजी है कि नीचे ब्रैक्ट प्रेजेंट है कि नहीं, उसके हिसाब से ही उसको ब्रैक्टेड और इब्रैक्टेड कहेंगे। Based on the position of the calyx, corolla and androecium in respect to the ovary on the thalamus, the flower are described as the hypogonous, perigynous and epigynous। तो इसमें एक जो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे डिपेंड है कि जो ओवेरी है ना, जैसे ये एंड्रोसियम की जो ओवेरी रहती है वो उसकी पोजीशन क्या है, जो बाकी सारे मतलब पेटल सेपल इसके नीचे है, इसके ऊपर है, इसके साइड में है, या इसके बहुत ही ऊपर कवर करके रखे, उसके हिसाब से
इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम सारे क्लासिफिकेशन देखते हैं। 3 टाइप में क्लासिफिकेशन यूजुअली क्या है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। वैसे ही शब्द अगर देखें तो हाइपो मतलब हमेशा नीचे, कि जब ओवेरी है वो ओवेरी है ऊपर है, बाकी सारे पार्ट इसके नीचे है। दूसरा है पेरी, पेरी मतलब पास वाला, साथ में। ठीक है, तो पेरी मतलब इसमें ओवेरी देख लीजिए यहाँ है और दोनों बाकी सब प्लांट्स दोनों साथ में। और एपिगाइनस मतलब ओवेरी ही नीचे हो चली गई। तो ये इस तरह का 3 टाइप का इसका क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग हुआ है, ओवेरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो। तो यहाँ जो गाइनोसियम मतलब जो ये गाइनोसियम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो सबसे ऊपर है, बाकी सारे ऑर्गन्स उसके नीचे से ओरिजिन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको द ओवेरी इज सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। तो ओवेरी इसमें सुपीरियर होती है, जैसे कि मस्टर्ड में, चाइना रोज में और ब्रिंजल में। तो यहाँ पे चाइना रोज का एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये भी चाइना रोज का ही है। और ब्रिंजल में और मस्टर्ड में भी हाइपोगाइनस वाली सिस्टम ही देखने को मिलते हैं। हाइपोगाइनस मतलब ओवेरी सबसे ऊपर, बाकी सब उसके हाइपो होगा, नीचे होगा। ठीक है, फिर आता है कि गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल इज कॉल्ड एज पेरिकाइनस। तो मान लो यहाँ पे एक सेंटर में अंदर ओवेरी है, बाकी उसी के चारों तरफ ये सारे दूसरे पार्ट्स है, तो उसको कहेंगे पेरिकाइनस। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसफर सेक्शन दिया है रोज का, तो इसमें आप देख लीजिए ये जो ओवेरी है वो इस पार्ट में है। ठीक है, ये ओवेरी है, तो और बाकी सारे देख लीजिए आप, ये स्टेमन्स वगैरह है, ये पेटल्स है, ये सेपल्स है, ये सारे इसके एक ही प्लेन में है सभी। इसके चारों तरफ ये वाला मेन पार्ट से सारे पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन्स वगैरह, और मेन जो ओवेरी है वो यहाँ पे है। ठीक है, सेंटर में, मतलब आजू बाजू में ही पूरा प्लांट्स है। इसके एग्जाम्पल है प्लम, रोज और पीच। ठीक है, अब एपिगाइनस, एपिगाइनस मतलब क्या होता है कि एपी मतलब नीचे हो जाना, बाकी सारी चीजें ऊपर हो गई, ये ओवेरी है नीचे हो गई। एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलेमस grows upwards enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of the flower arise above the ovary, hence the ovary is said to be the inferior as in flower of guava and cucumber and the rare florets of sunflower. तो sunflower में, cucumber में, guava में क्या देखने को मिलता है कि क्या होगा, जो ओवेरी है ना उसके मार्जिन्स ऊपर जाके बिल्कुल मिल जाती है, बिल्कुल जुड़ जाती है। ठीक है, तो ओवेरी एकदम नीचे रह जाएगी, बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस है, जैसे कि पेटल्स हो गया, ये एंड्रोसियम हो गया और ये सेपल्स हो गए, ये सब ओवेरी के ऊपर रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक ओवेरी है, तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर से ही सबका ओरिजिन होता है, तो इसको कहेंगे एपिगाइनस। इसका एग्जांपल मेनली हमें याद रखना है, वो है गुआवा और कुकुम्बर और द रेयर फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अब पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो वैसे तो हम आगे हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा तो ऑटोमेटिकली उसमें पेटल्स क्या है, सेपल्स क्या है, ये का एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब फिर यहाँ से थोड़ा डीप में इसके पार्ट्स पढ़ना शुरू करेंगे। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल वॉल्स, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनेक्सियम। तो किसी भी फ्लावर में यूजुअली कितने वॉल्स होते हैं, 4 वॉल होते हैं। वॉल मतलब भंवर, भंवर मतलब क्योंकि ये गोल गोल अरेंजमेंट होता है इन सबका, मतलब ऐसा राउंड ही अरेंजमेंट होता है, तो इसीलिए इसको वॉल्स कहते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, जो सेपल हमने पढ़ा नीचे वाले जो ग्रीन वाले पार्ट्स है वो कैलिक्स होता है। दूसरा होता है कोरोला, मतलब जो कि फ्लावर की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कि जिसको हम पेटल कहते हैं, तो वो पेटल्स होते हैं। तीसरा है एंड्रोसियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और चौथा है गाइनोसियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ सब के सब ये फ्लावर दिया है, इन सब की अलग अलग करके एनसीईआरटी ने यहाँ पे इमेज दे रखी है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेपल और कैलिक्स। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड एज सेपल्स। ठीक है, तो कैलिक्स क्या है कि ये बहुत सारे सेपल मिलके कैलिक्स बनाते हैं। मतलब कि ये जो देखिए, ये ऊपर जो दिख रहा है ना पूरा, इसके ऊपर ये रोज का फ्लावर है, इसके ऊपर जो कवर है पूरा वो है कैलिक्स। ठीक है, तो किसी फ्लावर के नीचे जो ये ग्रीन कलर के जो पत्ते दिख रहे हैं वो है कैलिक्स। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बर्ड स्टेज। तो मतलब जैसे ये गुलाब है, रोज है, तो इसको प्रोटेक्शन कौन देगा, जब ये बर्ड के रूप में होगा, बहुत ही छोटा होगा, तब ये कैलिक्स है इसको कवर करके प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। द कैलिक्स में भी गेमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस। मतलब
गेमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस, गेमो और पॉली ये शब्द हमें अच्छी तरह से याद रखने। गेमो मतलब साथ में, पॉली मतलब अलग अलग, ठीक है। तो गेमोसेपेलस क्या होता है कि जो जो सेपल्स है ना, कैलिक्स के जितने भी सेपल्स है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसको गेमोसेपेलस कहेंगे। और पॉलीसेपेलस मतलब जो सेपल्स है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये अलग सेपल है, ये अलग सेपल है, और ये वाला अलग सेपल है। यहाँ पे देख लीजिए ये सारे सेपल्स इधर जुड़े हुए हैं, तो इसको गेमोसेपेलस कहेंगे, इसको पॉलीसेपेलस कहेंगे, ठीक है। सेम आता है कोरोला में। कोरोला और पेटल्स, पेटल्स क्या है कि सबसे सुंदर चीजें होती है, ठीक है, जो पत्ते इसके जो पेटल्स है, पंखड़ी है जो फूल की, उसको हम कोरोला कहेंगे। कोरोला मतलब पूरी सारी जब पेटल्स मिलके कोरोला बनाते हैं। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, जो कि पेटल्स से बना हुआ है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। तो ये इसका ये काम ही क्या होता है कि इतने कलर सुंदर इतने ये दिखने में होते हैं कि जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होके इस पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और पोलन ग्रेन को अपनी खुद की बॉडी पे लगा के जाएंगे, या तो फिर दूसरे दूसरे माध्यम से पोलन ग्रेन को एक फूल से दूसरे फूल पहुंचाएंगे। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है तो किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, और वो अट्रैक्ट करने का काम कौन करते हैं, ये पेटल्स करते हैं, ठीक है। लाइक कैलिक्स कोरोला में बी ऑल्सो फ्री हेमोपेटलस या यूनाइटेड और पॉलीपेटलस। तो इसमें भी दो टाइप के देखने को मिलते हैं, पॉलीपेटलस भी और गेमोपेटलस। पॉलीपेटलस मतलब सारे जो फ्लोरल इसके जो पेटल्स हैं वो सारे अलग अलग है, और गेमोपेटलस में देख लीजिए ये एक है, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके कोरोला पेटल्स के भी दो टाइप है, एक है गेमोपेटलस मतलब जिसमें ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दूसरा है पॉलीपेटलस जिसमें सबसे अलग अलग पेटल्स, हर हर पेटल अलग अलग होता है, ठीक है। अब शेप्स ऑफ द कोरोला, कोरोला की शेप्स कौन से होते हैं, तो अलग अलग शेप दिए हैं। ट्यूब्यूलर, जैसे ट्यूब शेप्ड हो, जैसे ये ट्यूब्यूलर शेप्ड हो गया। दूसरा बेल शेप्ड हो, मतलब बेल की तरह दिखने वाला, जैसे ये बेल शेप्ड हो गया। तीसरा फनल शेप्ड हो गया, फनल मतलब ये छन्नी जैसा शेप वाला है। और व्हील शेप्ड हो, ये मतलब गोल एकदम व्हील शेप वाला भी हो सकता है। तो इसके शेप भी बहुत ही अच्छी तरह से अलग अलग होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलर कॉम्बिनेशन ठीक से होना चाहिए, इसीलिए इसके शेप भी अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है, ये इमेज देख के आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एस्टिवेशन है क्या। एस्टिवेशन मतलब जो अरेंजमेंट होता है किसी भी सेपल्स का या फिर पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, वो एक सबसे अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अंदर बाहर है, या तो फिर पूरे एक के अंदर एक के अंदर एक है। तो इसी तरह से इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन कहा गया है कि द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to the other members of the same wall is known as the estivation। मतलब मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड, ये फ्लोरल बड के अंदर सेपल्स और पेटल का ऐसा अरेंजमेंट जैसे रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल, दूसरे जो मतलब ये पेटल है तो उसका अरेंजमेंट इसके साथ कैसा है, इसका इसके साथ कैसा है, तो इसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड और वेक्सिलरी। तो वाल्वेट मतलब ये देखिए वाल्वेट का इमेज दे रखा है यहाँ पे, इसको समझाने के लिए दिया है। फिर दूसरा है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब ये यहाँ आया फिर दूसरा इसके पीछे शुरू होगा, ये इसके पीछे शुरू होगा, ये इसके पीछे शुरू होगा, ठीक है। एक अंदर पार्ट जाएगा, एक पार्ट बाहर जाएगा। फिर इम्ब्रिकेटेड, इम्ब्रिकेटेड में क्या है कि एक सेपल पूरा, एक पेटल पूरा अंदर रहेगा, एक पेटल पूरा बाहर रहेगा। ये देखिए मतलब पक्का नहीं होता, जैसे ये पूरा बाहर है, ये पूरा अंदर है, और इसमें एक भाग बाहर है एक अंदर है, इसमें भी एक भाग बाहर है एक अंदर है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह का देखने को मिलता है यूजुअली इम्ब्रिकेटेड में। और वेक्सिलरी क्या होता है कि सबसे बाहर वाला पार्ट अलग है, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, और इसके अंदर वाला, इस तरह से वेक्सिलरी देखने को मिलता है। थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि when the sepals or petals in wall just touch one another at the margin without overlapping, as in calotropis it is said to be valvate। तो calotropis एक valvate का एग्जांपल है कि इसमें जो जितने भी सेपल्स है वो एक दूसरे से टच खाली मार्जिन पे ही करते हैं, बाकी अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस में है ये सारे पेटल्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं खाली मार्जिन पे, बाकी अलग अलग है, तो इसको कहेंगे वाल्वेट टाइप का एस्टिवेशन, ठीक है। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप्स द अदर overlaps that of the next one and so on as in China rose, lady's finger and cotton, it is called as twister। तो यहाँ पे देखिए हमें ये एक पेटल अगर है तो ये कौन से इस वाले पेटल को ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पेटल फिर इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला इसको,
और ये वाला इसको, तो इसी तरह से पूरा वॉल बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी पेटल की एक साइड है ना वो दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है और दूसरी वाली साइड है वो किसी और से ओवरलैप हो रही होगी। तो इस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है एस्टिवेशन किसमें, ट्विस्टेड वाले में। ट्विस्टेड में कौन कौन है, चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन यूजुअली देखने को मिलते हैं, ठीक है। If the margin of the sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in the cassia and gulmohar, the estivation is called as imbricated. तो जिस तरह से मैंने बताया था कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो कर रहे हैं मगर पक्की नहीं होता कि किसके ऊपर कैसे ओवरलैप करेगा। मतलब ये देखिए इसमें एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप हो रहा था जिसको ट्विस्टेड हमने कहा, मगर इम्ब्रिकेटेड में पता चला कि एक पेटल पूरा अंदर है, एक पेटल पूरा बाहर है और ये दोनों बाकी 3 पेटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह से इरेगुलरिटी होगी, ओवरलैपिंग में कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, इरेगुलरिटी होंगी जिसको हम कहेंगे इम्ब्रिकेटेड। इसका एग्जाम्पल है गुलमोहर। गुलमोहर की मैंने इमेज यहाँ पे दे रखी है। फिर आता है वेक्सिलरी या तो फिर पेपिलोनेसियस, ठीक है। तो वेक्सिलरी में क्या है कि इन पी एंड बीन, तो इसका एग्जांपल पहले दे दिया है पी और बीन में। पी का ही ये वाला जो है ये पी का ही है, फ्लावर है वो। फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट ट्रेंडेड, लार्जेस्ट ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स। मतलब जो एक बड़ा वाला पेटल होगा और जो वो बड़ा वाला होगा वो उसके अंदर वालों को ओवरलैप करता होगा, ठीक है। which in turn overlaps the 2 smallest anterior petal keel। तो इसमें स्टैंडर्ड मतलब ये स्टैंडर्ड पेटल है, ये 2 पेटल है वो अंदर वाले 2 को ओवरलैप कर रहे हैं। जो अंदर वाले 2 है उसको विंग्स कहेंगे, उसके अंदर वाले जो 2 रहेंगे उसको कील कहेंगे। ये अंदर वाले इसके अंदर वाले को ओवरलैप करते रहेंगे। तो मतलब एक बड़ा है, एक उससे छोटा और उससे छोटा। तो इस टाइप का जिसमें एस्टिवेशन होगा जिसको हम कहेंगे वेक्सिलरी या तो फिर पेपिलियोनेसियस, ठीक है। अब पढ़ेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट दो, हमने जो कोरोला और कैलिक्स पढ़ने के बाद एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये 2 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। तो एंड्रोसियम क्या होता है, अगर कोई स्टेमन है जैसे ये सिंगल है तो इसको हम स्टेमन कहेंगे, मगर ये जितने भी पूरे फ्लावर में जितने प्रेजेंट है उस सबको मिला के हम एंड्रोसियम कहेंगे, ठीक है। तो ये कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन रहेंगे। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर। तो जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम स्टेमन कहते हैं, उसमें मेनली दो पार्ट रहते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट एक लंबा ट्यूब्यूल पार्ट होता है जो फ्लावर के नीचे वाले हिस्से में जुड़ा होता है और एंथर होता है ऊपर का पार्ट। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर द पोलन सेक्स। तो जो एंथर होता है यूजुअली बाइलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब से बना हुआ अलग अलग, जैसे ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब, ये 2 टाइप के लोब से बना हुआ होता है। और हर एक लोब के अंदर ऐसे ऐसे 2 पोलन 2 चैम्बर होती है, ठीक है। पूरी पूरी इसमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देख लीजिए, तो पूरी 2 चैम्बर होती है हर एक लोब में। एक लोब में 2 चैम्बर है और इस वाले लोब में भी 2 चैम्बर होते हैं। तो पोलन ग्रेन, जिसको वो जो चैम्बर है उसको हम पोलन सैक बोलते हैं, ठीक है। सैक, सैक मतलब किसी भी जगह की सैक मतलब कोई भी जहाँ जहाँ कुछ रख सके, कुछ ऐसा पाउच, ठीक है। तो द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन सैक्स। तो जो पोलन ग्रेन है जो कि मोर मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जिसको हम कह सकते हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, इसी में पोलन सैक में, जहाँ से वो फिर जाएंगे गाइनोसियम पे और वहाँ पूरा फर्टिलाइजेशन होगा, नीचे ओवरियम जाइगोट बनेगा और पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। जो स्टेराइल स्टीमन मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है, जिसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं, खाली वो पोलन स्टेमन पूरा खड़ा है, पूरा स्टेमन की तरह दिख रहा है, मगर उसमें पोलन ग्रेन अगर पैदा नहीं होते तो उसको हम कहेंगे स्टेमिनोड। उसको अलग से एक नाम दिया है एनसीईआरटी ने, मतलब यहाँ पे मेंशन किया है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है मगर यहाँ हमारे डिटेल में पढ़ने वाली कोई चीज है नहीं। Stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि स्टेमन्स होते हैं ना वो दूसरे मेंबर से भी अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए वो स्टेमन है वो पेटल से अटैच है, ठीक है। जो ऊपर पेटल वाला पार्ट जा रहा है उससे अटैच है। तो उसके हिसाब से भी उसको 2 टाइप में डिवीजन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, एपिपेटलस और एपिफाइलस। एपिपेटलस क्या है कि व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स दे आर पेटलस एज इन ब्रिंजल। तो ब्रिंजल के फ्लावर में देख लीजिए वो स्टेमन से ही पेटल से ही अटैच होता है यहाँ पे, तो इसको एपिपेटलस कहा गया है। और एपिफाइलस मतलब व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ एज इन द फ्लावर ऑफ लिली। तो इसमें क्या होता है पेरियंथ से मतलब नीचे तक जहाँ सेपल्स और पेटल्स दोनों ज्वाइन हो जाते हैं वहां पे अगर ये अटैच है तो इसको कहेंगे एपिफाइलस। और
अगर वो खाली पेटल से अटैच है तो कहेंगे एपिपेटलस। The stamens in flower may either remain free, means polyandrous, or may be united in varying degree। तो कई बार क्या होता है कि वो जो स्टेमन है वो या तो फ्री होंगे, यहाँ पे फ्री देखिए सारे स्टेमन से वो फ्री है, और कई बार यूनाइटेड होते हैं, मतलब इकट्ठे हुए होते हैं। द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, जिसको मोनो मोनोडेल्फस या तो फिर डायोडेल्फस इस तरह से नाम दिया गया है, ठीक है। अगर मोनोडेल्फस मतलब वन बंडल में है और डायोडेल्फस मतलब टू बंडल में है, तो चाइना रोज में ये वन बंडल में रहेंगे, ठीक है। ये चाइना रोज का ही एग्जांपल है जिसमें ये वन बंडल में अलग 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 दिखने को मिलते हैं। और पी में ये देखिए पी का ही है तो इसमें टू बंडल्स दिखने को मिलेंगे, एक बड़ा वाला है और एक छोटे वाला। इस तरह से फ्यूज स्टेमन्स यहाँ पे दिख लीजिए, और फ्री स्टेमन, ये दो टाइप का स्टेमन दिखने को मिलता है अलग अलग, तो इसको डायोडेल्फस कहेंगे। और इनटू मोर देन टू बंडल्स मतलब पॉलीडेल्फस, तो इसमें देखिए यहाँ पे एक अलग बंडल, यहाँ पे अलग बंडल, यहाँ पे अलग बंडल, तो ये बहुत सारे अलग अलग बंडल्स में अगर जुड़े हुए हो, बहुत सारे इसके गुच्छे हो अगर स्टेमन के, तो इसको कहेंगे हम पॉलीडेल्फस। तो इसका एग्जांपल है सिट्रस मतलब लेमन। There may be a variation in the length of the filaments within a flower as in salvia and mustard। तो कई बार क्या होता है स्टेमन एक ही साइज के नहीं होते, तो साल्विया और मस्टर्ड में, ये साल्विया का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, साल्विया का फ्लावर है, तो इसमें एक स्टेमन इतना बड़ा होगा तो एक स्टेमन इतना बड़ा होगा तो एक बहुत छोटा होगा, तो इस तरह से साइज में भी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है? गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स, ठीक है। तो कार्पेल यूजुअली ज्यादातर उसमें कार्पेल सिंगल या तो फिर बहुत कम देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे फ्लावर्स भी जिसमें कार्पेल ज्यादा होते हैं। तो ये गाइनोसियम तो इसी को कहेंगे जिसमें एक या फिर बहुत सारे ज्यादा कार्पल्स मिलके पूरा गाइनोसियम बनाते हैं। गाइनोसियम मतलब पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव organs। A carpel consists of three parts, namely stigma, style और ovary। जिस तरह से हमने पढ़ा था एंथर और ट्यूब को, हमने इसके पार्ट्स में हमने देखा था कि एंथर और फिलामेंट, इसी तरह इसमें भी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीन पार्ट यूजुअली देखने को मिलता है, ठीक है। ओवेरी के अंदर भी एक ओव्यूल रहेगा जो कि आगे जाके सीड में मतलब जाइगोट बनेगा, उसके बाद सीड में बन जाएगा, और एक रहेगा लोक्यूल जो कि खाली एक्स्ट्रा सपोर्टिव पार्ट रहता है, ठीक है। ये सब चीजें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो कार्पेल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा मतलब जो ऊपर का जो रिसेप्टेकल टाइप का जो पार्ट रहेगा जहाँ पे पोलन ग्रेन आके गिरेगा वो वाला। स्टाइल, स्टाइल मतलब ये जो इसका फिलामेंट जैसा पार्ट है जहाँ से वो पोलन ग्रेन अंदर एंट्री करेगा। और ओवेरी की जहाँ पे वो पोलन ग्रेन अंदर जाके फर्टिलाइज होगा ओव्यूल के साथ मिलके, ठीक है। तो ये तीन पार्ट इसके मेनली देखने को मिलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवेरी टू द स्टिग्मा। तो स्टाइल होता है ना, ये कनेक्शन है किसका? स्टिग्मा का और ओवेरी का। और ये कनेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी पोलन ग्रेन आके यहाँ पे गिरेगा तो वो कहाँ जाएगा? ओवेरी में, और ओवेरी तक पहुंचने वाला रास्ता कौन है? ये है स्टाइल, ठीक है। तो इसीलिए वो स्टिग्मा और ओवेरी का कनेक्शन है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन्स। मतलब ये पोलन ग्रेन का रिसेप्टिव सरफेस है, जो कोई भी पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरेगा वो फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ से एंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली कप शेप एक देखने को मिलता है सारे गाइनोसियम में, जो कार्पेल होते हैं उसके ऊपर वाला पार्ट होता है वो यूजुअली कप शेप्ड होता है। Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion-like placenta। तो हर एक ओवेरी के अंदर हमने देखा है ना, ये ओवेरी थी तो ओवेरी के अंदर अगर उसको क्रॉस सेक्शन में काट दो तो उसमें वन और मोर ओव्यूल होते हैं, ठीक है। ये ओव्यूल हो गया, ओव्यूल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें से सीड बनेगा, जिसमें से सीड बनेगा जो सीड को पैदा करेगा, जो कि ट्रांसफॉर्म होगा सीड में। कुशन लाइक प्लासेंटा, और ये कुशन लाइक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत ही मूवेबल होता है। तो ये प्लासेंटा मतलब जहाँ ओवेरी की दीवार है उससे ओव्यूल जहाँ से जुड़े होंगे ना वो वाला पार्ट कहेंगे प्लासेंटा। हमने ह्यूमन में देखते हैं ना, जैसे कोई छोटा बेबी है तो माँ के गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर जब वो मतलब जो डेवलप हो रहा होगा तब वो अम्ब्रेलिकल कॉर्ड से किससे जुड़ा हुआ होगा? यूट्रस की वॉल पे जो प्लासेंटा होता है ना उस प्लासेंटा से जुड़ा हुआ होता है। तो सेम चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है कि जो ओवेरी की वॉल है उसमें एक प्लासेंटा है, उससे ही ये ओव्यूल जुड़े होते हैं। और जो प्लासेंटा के और ओव्यूल के बीच का जो यहाँ पे हम अगर मान लो अम्बिलिकल कॉर्ड है तो उसको यहाँ पे क्या कहा गया है? फ्यूनिक्यूलस, ठीक है। When more than one carpel is present,
they may be free as in lotus and rose and called as एपोकार्पस। तो जो मतलब एक से ज्यादा कार्पस कई बार प्रेजेंट होते हैं कार्पेल, ठीक है। तो कार्पेल तो कितने भी सिंगल भी हो सकता है या तो फिर बहुत ज्यादा 3-4 भी हो सकते हैं। तो अगर तीन जैसे तीन काला कार्पेल यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसमें दो टाइप के हो सकते हैं, एपोकार्पस हो सकता है या तो फिर सिंकार्पस। एपोकार्पस क्या है कि इसमें तीन कार्पेल रहेंगे मगर सभी की ओवेरी ऐसे अलग 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 रहेगी। और सिंकार्पस क्या रहेगा, सिंकार्पस में रहेगी सबकी ओवेरी एक ही साथ, ठीक है। एक की बड़ा वाला जो चेंबर होगा, जो एक मतलब लोक्यूल इसमें एक ही होगा। एक बड़े वाले चेंबर के अंदर ही तीन टाइप के ओव्यूल या तो तीनों कार्पेल के ओव्यूल एक ही चेंबर में खुलेंगे तो उसको कहेंगे सिंकार्पस। सिंकार्पस में भी अलग अलग है कि यूनिलोक्यूलर है, मतलब एक ही लोक्यूलर प्रेजेंट है। लोक्यूल मतलब कि खाली जगह, जो ओव्यूल के बाद ओवेरी वॉल कवर करके ओवेरी को अगर आप डिब्बा बांध लेते हो उसमें ओव्यूल जो होते हैं वो ओव्यूल को साइड में लगे हुए होते हैं, तो बीच में जो खाली चेंबर बचता है उसको हम कहते हैं लोक्यूल। तो ये लोक्यूल के भी हिसाब से भी सिंकार्पस को दो में डिवाइड किया है, यूनिलोक्यूलर मतलब सिंगल लोक्यूल वाला और मल्टीलोक्यूलर मतलब तो फिर टेट्रालोक्यूलर जिसमें चार अलग अलग लोक्यूल होते हैं जिसमें बीच में सेप्टम होता है, ठीक है। They are termed as syncarpus when the carpels are fused as in mustard and tomato। तो मस्टर्ड और टोमेटो का ये एग्जांपल है जिसमें सिंकार्पस देखने को मिलता है। After fertilization, the ovules develop into a seeds and the ovary matures into fruit। तो इसी चीज तो हमें पता ही, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पोलन ग्रेन गिरने के बाद वो सीधा एंटर करता है ट्यूब में, ट्यूब में से होके कहाँ जाता है, ओव्यूल के पास। ओव्यूल में जाके वो फर्टिलाइज करता है, जैसे यहाँ एग न्यूक्लियस है तो पोलर न्यूक्लियाई है, ये मतलब पूरा फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है, जाइगोट से सीड और सीड आगे जाके फिर वो डेवलप होकर पूरा प्लांट बनाता है, ठीक है। फिर आता है प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन क्या होता है कि प्लासेंटेशन की प्लासेंटा का अरेंजमेंट ओवेरी के अंदर कैसे होता है, तो उसी के हिसाब से इसको कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। तो प्लासेंटेशन किस टाइप का, द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी इज नोन एज द प्लासेंटेशन, ठीक है। तो प्लासेंटेशन आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल और सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। तो इस तरह के 5 टाइप के प्लासेंटेशन हमें यूजुअली पढ़ने होते हैं। मार्जिनल मतलब यहाँ पे देखिए ओव्यूल जो है सारे लाइन में है और यहाँ मार्जिनल एक ही मार्जिन पे सारे प्लासेंटा है। ओव्यूल और मार्जिन जो ओवेरी की जो बॉर्डर है उसकी कनेक्शन है वो है प्लासेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ही मार्जिन के ऊपर सारे प्लासेंटा है, एक यहाँ यहाँ जो कि ओवेरी को जोड़ के रखा है, तो इसको कहेंगे मार्जिनल। फिर आता है एक्साइल। एक्साइल मतलब पूरे एक ही एक्सेल के अंदर, एक ही एक्सिस के अंदर सेंट्रल में। फिर आता है पेराइटल। पेराइटल मतलब साइडों में लगा हुआ है, ठीक है। फिर फ्री सेंट्रल मतलब इसमें कोई भी सेप्टम्स नहीं होंगी। ये वाला भी सेंटर एक्सियल था ना, उससे डिफरेंस ये होगा इसमें कोई एक्सिस नहीं होगी, कोई भी इसमें सेप्टम्स नहीं देखने को मिलेगा। और फिर आता है बेसल। बेसल मतलब सबसे नीचे वाले हिस्से में ओव्यूल होना है, ठीक है। तो ये इसी तरह से 5 टाइप के हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि the marginal placentation, the placenta forms the ridge along with the ventral suture of the ovary and ovules are born on this ridge forming 2 rows as in P। तो P में ये देखने को मिलता है, ये तो हम सब घर में देखते हैं, सब्जी बनाने के टाइम में हम जब P के खोलते हैं उसको खोलते हैं तब हमने देखा होगा कि किसी एक ही साइड के मार्जिन में पूरा जो वेंट्रल मार्जिन है, पीछे वाली वेंट्रल साइड है, वेंट्रल सुचर जिसको कहा जाता है, उसमें ही सारे के सारे ओव्यूल चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन, इस टाइप के प्लेसेंटेशन को क्या कहेंगे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। फिर आता है एक्सियल। तो एक्सियल में क्या रहेगा कि व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवेरी, द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। तो यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर है, देखिए यहाँ पे एक लोक्यूल है, यहाँ पे भी एक लोक्यूल है। तो यहाँ प्लासेंटा ये है, टोमेटो में ये टोमेटो का क्रॉस सेक्शन है, ये बीच का प्लासेंटा है और ये सारे ओव्यूल्स है, ठीक है, ये ओव्यूल्स है। तो यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर है, ये दोनों में से डिवाइड किया, यहाँ जो बीच का सेप्टम है वो दोनों साइड को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल। एक्सियल मतलब कोई भी एक्सिस, सिंगल एक्सिस पे बीच वाले एक्सिस के ऊपर ही दोनों लोक्यूल है, दोनों ओव्यूल है, मगर वो ओव्यूल दोनों अलग साइड है, दोनों के लोक्यूल्स अलग अलग है। लोक्यूल्स मतलब खाली स्पेस। फिर आता है पेराइटल। तो पेराइटल मतलब क्या होता है कि साइड वाले हिस्से में, यहाँ देख लीजिए ये सेप्टम 3 हो गया और यहाँ पे प्लासेंटा है वो यहाँ इस साइड में है, इसका इस साइड में है, इसका इस साइड में प्लासेंटा देखने को मिलता है कि द ओव्यूल्स डेवलप ऑन देयर इनर वॉल ऑफ द ओवेरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। ओवेरी इज वन चैम्बर्ड
but it becomes two chambered due to the formation of the false septum, example mustard और argemone। ठीक है, तो मस्टर्ड और आर्ग्यूमेंट में इस टाइप का देखने को मिलता है कि ये जो पेरिफेरल पार्ट है, मतलब जो दीवार वाला पार्ट है ओवरी का, उसी के अंदर ही इसका प्लासेंटा देखने को मिलता है, मतलब साइडों में चिपका हुआ होता है, सेंट्रल पार्ट खाली होता है। और इसमें कई बार सिंगल वन चैम्बर्ड ही होता है, मगर जो फॉल्स सेप्टम है उसके कारण उसमें कई बार टू चैम्बर्ड भी देखने को मिलता है। When the ovules are born on central axis and septa are absent, as in dianthus or primrose, the placentation is called as the free central। तो free central मतलब यहाँ पे देखिए सेंट्रल में ही है ओव्यूलेशन, सारा ओव्यूल्स है वो सारा सेंटर में है, मगर कोई भी प्लासेंटा, कोई भी सेप्टम्स नहीं है, कोई भी सेप्टम देखने को नहीं मिलता, तो इसको हम कहेंगे फ्री सेप्टम, फ्री सेंट्रल। सेंट्रल में है मगर फ्री है, कोई भी सेप्टम से इसको डिवाइड किया गया नहीं है, मतलब सिंगल लोक्यूल रहेगा, ये इसका लोक्यूल है, सिंगल लोक्यूल रहेगा और बीच में क्या रहेगा, ओव्यूल्स रहेंगे। अब आता है कि बेसल प्लासेंटेशन। तो बेसल प्लासेंटेशन क्या है, ये किस में देखने को मिलता है, यूजुअली सनफ्लावर में देखने को मिलता है। बेसल मतलब कि यहाँ पे ओवरी है तो नीचे वाले हिस्से में प्लासेंटा देखने को मिलेगा, ये ओव्यूल है, ये सीड है, ये ओवरी है। ठीक है, कि द प्लासेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो ये हो गया प्लासेंटा के टाइप्स। ठीक है, तो हमने प्लासेंटेशन के कितने टाइप के पढ़े हैं हमने, मार्जिनल जिसको हम पी में देखा गया है, एक्सियल जो कि टोमेटो में है, पेराइटल जो कि मस्टर्ड और आर्गीमोन में है, और फ्री सेंट्रल जो कि डायंथस में और प्रिमरोज में है, और लास्ट वाला बेसल जो कि सनफ्लावर और मेरीगोल्ड में देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रूट। थैंक यू।